हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास कुमार और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सब लोग बहुत बेटर है और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। इनकेस आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी हेल्प के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है और हम सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वन शॉट वीडियो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो, अब ये बताने की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो चैप्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जेई प्रिपरेशन के लिए। इस चैप्टर के ऊपर आगे के वेव मैकेनिक्स चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट है, सम पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स भी डिपेंडेंट है, फिर अल्टरनेटिंग करंट डिपेंडेंट है, फिर एलसी ऑसिलेशन का पार्ट डिपेंडेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो इस टॉपिक पर डिपेंडेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल और आप बोल सकते हो कि ज़रूरी है कि ये टॉपिक हम किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी स्किप ना करें या इसको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस ना रहे। आई होप कि आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा हो, उसको प्रैक्टिस किया हो। बस आपकी स्ट्रेंथ को और अच्छे से इंक्रीज करने के लिए हमने ये वन शॉट वीडियो लेके आए। तो यहाँ पर हम सारे की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे, सारी चीजें। ऑल्सो ये बात है कि इस वीडियो का समझने के लिए, आपको ये वीडियो फॉलो अप करने के लिए कुछ बेसिक चीजें पहले से पता होना ज़रूरी है। कुछ बेसिक मैथ्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कुछ इंटीग्रेशन हो गया और कई सारे जैसे काइनेमैटिक्स में बेसिक नॉलेज हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस वन शॉट वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वन शॉट वीडियो को। तो विल स्टार्ट विद some fundamental concepts and टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है सीधा डायरेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब समझते हैं, हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है सिंपल, सबको पता है कि सिंपल का मतलब क्या है, बट जो हार्मोनिक है ये एक्चुअली इट्स अनदर वर्ड फॉर ऑसिलेशन के लिए डिफरेंट, या एक अनदर वर्ड आप बोल सकते हो। मोशन तो हम लोग बहुत टाइम से ऑलरेडी पढ़ ही रहे, स्टडी ऑफ मोशन जो है तो इसमें तो वन ऑफ द हमारी लाइफ जो अराउंड है, हमारे लाइफ के आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल है। डे टू डे लाइफ में भी अगर आप ऑब्जर्व कर दो, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पर एक हार्मोनिक मोशन इन्वॉल्व है हमारे डे टू डे लाइफ में। चाहे वो हमारे एटम का ऑसिलेशन हो, पेंडुलम का ऑसिलेशन हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, एलसी ऑसिलेशन हो, जिसपे सारे कम्युनिकेशन डिवाइस काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी एलसी ऑसिलेशन अगर पढ़ा है तो दे विल नो इट दिस कि कितना यूज आता है एलसी ऑसिलेशन का कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये सारे हार्मोनिक्स के एग्जाम्पल्स हैं और हार्मोनिक्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। नॉट टू मेंशन इनकी स्टडी काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। हायर स्टडीज में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग एट दिस लेवल हम जो पढ़ने वाले हैं विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जो कि एक हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है। स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन हार्मोनिक मोशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। और इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक कहलाने के लिए। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म से। चलो, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन जैसे नाम साइड सजेस्ट कर रहा है आपको, हमारे पास हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोशन होते हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार कई चीजें तो एग्जैक्टली रिपीट कर रही है, कई अप्रोक्सीमेटली रिपीट कर रही है। जैसे हो सकता है, मान लीजिए आपका क्लास का अटेंड करना। ठीक है, तो लेट्स से कि आपकी क्लास एवरी डे मंडे टू सैटरडे 9 AM स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एवरी डे आप 9 AM क्लास में आते हो,
देन क्लास फिनिश होती है, you go home, then next day exact at 9 AM आप फिर से क्लास में आते हो, and you keep doing this for whole week. तो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ दिस इज पीरियोडिक। दिस जो ये काम हो रहा है वो पीरियोडिक है कि आप एक ही टाइम इंटरवल के बाद बार बार उसी काम को कर रहे हैं। वैसे अगर मोशन में हो जाए तो हम उसको पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। कोई ऐसा मोशन जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है एग्जैक्टली फिक्स इंटरवल के बाद, वो भी इसके डेफिनेशन में कि आफ्टर फिक्स इंटरवल, सेम इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे आप अपनी क्लास में आ रहे हो, एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद फिर से लौट के आ रहे हो, फिर अगले 24 आवर्स के बाद फिर से लौट के आ रहे हो उसी क्लास में, तो वो आप अपने क्लास में आने की जो प्रोसेस है उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। तो ऐसी चीजों को हम पीरियोडिक बोलते हैं। और अगर यही सेम चीज मोशन में हो जाए तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो इसमें हम लोग करेंगे a motion which repeat itself over and over again after a regular interval of time. अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल वाला टाइम है, ये जो टाइम है जिसके बाद ये रिपीट करता है, इसको बहुत ब्यूटीफुल नाम दिया जो कि बहुत कॉमन है। जिन्होंने बेसिक कुछ भी पढ़ा है तो उनको पता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो दैट टाइम हम लोग लिखेंगे दिस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मोस्टली इसको कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट यू कैन यूज एनी सिंबल टू रिप्रेजेंट, क्योंकि सिंबल को दिल पे नहीं लेने का, मीनिंग को समझने का। ठीक है, तो सिंबल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, थीटा, फीटा, जो भी आता है सारा सिंबल ले लो, क्योंकि सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल को दिल पे नहीं लेने का। ठीक है, तो टाइम पीरियड कहलाता है। तो जिस रेगुलर इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता रहता है, with that regular interval of time is called the time period. और फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हर जगह दिया होता है पीरियोडिक मोशन का, विच इज अ सर्कुलर मोशन। और अपनी रियल लाइफ से उसको अगर रिलेट करें तो हमारे प्लानिटरी मोशन जो हो जाएगा वो एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, जो इलिप्टिकल मोशन में जाता है। तो इस तरह से हमारे प्लैनेट्स हैं, ये हमारा सन है, ठीक है, और हमारे पास ये प्लैनेट्स हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स, और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं सारे प्लैनेट्स का जो मोशन है एग्जैक्टली एक फिक्स इंटरवल बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ से अर्थ स्टार्ट हुआ, रेवोल्यूशन इसने अपना कंप्लीट किया, एंड एक साल बाद यहाँ पे फिर वापस आ गया, फिर अगेन रिवॉल्व किया, फिर एक साल बाद यहाँ पे आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर बाद आ जाता है, एग्जैक्टली नॉट 1 ईयर। तो ये मोशन हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन है, इट्स कीप रिपीटिंग। पेंडुलम का एग्जांपल ले लो, या स्विंग का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। तो स्विंग का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं। तो कोई पर्सन बैठा है स्विंग पे, बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से मूव कर रहा है इस तरह से। तो एग्जैक्टली एक फिक्स इंटरवल के बाद ये अपने हाई पोजीशन पे जाता है, एंड देन स्लोली अपने एक पोजीशन पे, फिर वापस से एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर रिटर्न कर जाता है आफ्टर वन टाइम पीरियड, फिक्स इंटरवल। फिर वो एग्जैक्ट सेम चीज वापस रिपीट करता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब पीरियोडिक मोशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है। पीरियोडिक मोशन का वन ऑफ द एग्जांपल है ऑसिलेशन या हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक मोशन क्या अलग हो जाता है इसके अंदर, तो एक ऐसा मोशन जो बैक एंड फोर्थ हो, मतलब दो पॉइंट के बीच में ही फिक्स रहे या कन्फाइंड रहे और बैक एंड फोर्थ करता रहे। तो ये पार्टिकल, ये मान लो एक पॉइंट फिक्स यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, दो पॉइंट इमेजिन करना है, और कोई पार्टिकल बस इन्हीं दो पॉइंट के बीच में बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। इसको टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन। अब ये भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है ऑब्वियसली, बट इसीलिए पीरियोडिक के अंदर है।
बट इस टाइप के स्पेशल पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं जो बैक एंड फोर्थ करता है दो पॉइंट के बीच में ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और हम जैसे मैंने पहले मेंशन किया, हम हार्मोनिक मोशन के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को जो कि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच a body moves to and fro or back and forth repeatedly continuously about a fixed point। तो कोई पॉइंट पकड़ लिया, उसके अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, इज up in a definite interval of time is called oscillation या is called oscillatory motion। ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये मोशन हो रहा है, जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है उस फिक्स पॉइंट का स्पेशल नाम है, इट्स कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे कि हमारा जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये बार बार वर्ड रिपीट होता रहेगा, बहुत ज्यादा ये काम आने वाली। ठीक है, और जो लिखा है कि इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके बाद ये बैक एंड फोर्थ करता रहता है, इस इंटरवल ऑफ टाइम को हमने जैसे अभी डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, तो जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद ये अपना ऑसिलेशन जो है वो रिपीट कर रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन शॉर्ट फॉर्म में वापस से क्या हो गया? एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल जो है दो फिक्स पॉइंट के बीच में बैक एंड फोर्थ कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट एट द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, और जितने टाइम इंटरवल बाद ये रिपीट होता रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो अगर हम ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द मीन पोजीशन, यहाँ से पार्टिकल गया, देन रिटर्न आया, दिस इज नॉट द ऑसिलेशन, अभी और आगे जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा एक ऑसिलेशन खत्म होता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सारी चीजें एग्जैक्ट सेम होंगी, फिर आगे वैसे ही जाएगा, फिर वैसे ही आएगा। तो वो जो टाइम था जिस टाइम के बाद इसका ऑसिलेशन एक टाइम कंप्लीट होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। चलो, इसके बाद आते हैं ऑसिलेशन के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है। तो पीरियोडिक के अंदर ऑसिलेशन या हार्मोनिक मोशन, और हार्मोनिक मोशन के अंदर एक सब कैटेगरी है जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, कई कई हार्मोनिक मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टू स्टडी, जो आप करोगे हायर स्टडीज में जाओगे तब। बट अभी के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप प्यार से बुलाते हैं SHM। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट मीन पोजीशन, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जस्ट बिकॉज कोई पार्टिकल बैक एंड फोर्थ कर रहा है, इसको हम सिर्फ हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, या आप कह लो ऑसिलेशन बोलते हैं। बट ये हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है जो हम याद भी रखेंगे और उसको समझेंगे भी। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैकेनिक्स में आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट ले लेते हैं हमारा, ये मान लो हमारा मीन पोजीशन है। जैसे मैंने बताया कि हर ऑसिलेशन किसी न किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ होता है, लेट्स से। ठीक है, यहां से अब मैं चाहता हूं कि कोई मेरे पास पार्टिकल है, कोई मेरे पास पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है मैं चाहता हूं कि ये बैक एंड फोर्थ मोशन करे। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन करने के लिए इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होना चाहिए, ऐसा कौन सा फोर्स लगाऊं ताकि ये खुद बैक एंड फोर्थ होता रहे। वी हैव टू फिगर आउट कि किस टाइप का फोर्स लगता होगा इन तरह इस तरह के मोशंस में। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स और द डायनामिक्स ऑफ दिस पार्टिकल। तो मान लो मीन पोजीशन से जब ये पार्टिकल थोड़ी दूर पे जाता है, लेट्स से थोड़ी दूर पे जाता है, एक्स डिस्टेंस दूर जाता है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है। अब मुझे जानना है किस पॉइंट पर पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, पार्टिकल मीन से दूर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा तो फिर वापस तो वैसे नहीं आने वाला है ना।
हमें इसको वापस लाना है, ठीक है। तो वापस लाने के लिए इसकी स्पीड जो है वो हमें स्लो डाउन करनी पड़ेगी। ये जो स्पीड है इसके पास v, ये हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ये तो चलता रहेगा, अगर स्पीड कभी स्लो नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा, बढ़ता रहता है तो भाग जाएगा, मतलब कभी वापस वैसे भी नहीं आने वाला है। तो हमें इसको वापस लाना है, तभी तो वापस आएगा, तभी तो ऑसिलेशन हो पाएगा। तो इसका मतलब इस स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसको रोकना भी पड़ेगा। तो स्लो डाउन करने के लिए यू ऑलरेडी नो कि अगर आपको किसी की स्पीड कम करनी है तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना होता है, फोर्स लगाना होता है। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो अगर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे दिया, तो मैंने अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे दिया इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन होने लग गया। तो देखो जैसे इसने राइट साइड जाना शुरू किया, मैंने इसको लेफ्ट साइड में फोर्स दे दिया, तो ये क्या होगा, स्लो होना शुरू होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगी, धीरे धीरे स्पीड कम होते 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 एक पॉइंट आएगा, जब इसकी स्पीड जो है, तो ये जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, रेस्ट पे आ जाएगा स्लो डाउन करके, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर जो होगा, अब वो रुकना चाहेगा क्योंकि वो स्पीड, उसका मोमेंटम पूरा खत्म हो गया, वो रुकना चाहेगा, बट नहीं, वो रुक नहीं सकता क्योंकि जो हमने फोर्स दिया था अभी भी उस पर लग ही रहा है। तो फोर्स थोड़ी गायब हो गया, सिर्फ स्पीड गायब हुई, फोर्स तो अभी भी लग रहा है। तो वो रेस्ट पे तो मोमेंटम तो खो दिया, बट फोर्स उसको अभी भी लग रहा है। तो फोर्स लगने की वजह से ये जो पार्टिकल है, ये वापस, ऐसे समझो वो रुक गया है बट फोर्स लग रहा है, तो फोर्स उसको खींच के वापस ले आएगा। तो अब इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। तो अब जो पार्टिकल है आपका तुम्हें दिखेगा इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब वो इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा वापस टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स जो है उसको खींच के लेके आ रहा है, खींच के लेके आ रहा है, खींच के लेके आ रहा है, इस तरह से खींच के लेके। जैसे वो मीन पोजीशन पे पहुंचा, है ना, ये जो फोर्स है, जो इस फोर्स का मेन जो काम होता है, फोर्स का, ये फोर्स का जो मेन काम होता है वो खत्म हो जाता है। अब फोर्स जैसे मेन पोजीशन पे आता है, ये फोर्स जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स का मेन काम था उसको वापस लेके आना वहां तक। तो जैसे वो मेन पोजीशन पे पहुंचता है, वो बोलता है मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ गायब, ठीक है, टाटा गुड बाय बाय बाय, फोर्स 0। बट पार्टिकल एग्री नहीं कर पाता इस चीज से, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पहुंचता है, तो जब रिटर्न आ रहा होता है ड्यू टू द फोर्स, इसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है, एक्सेलरेट करता है। तो जब मेन पोजीशन पे आता है, तो पार्टिकल के पास ऑलरेडी स्पीड आ चुकी होती है। अब पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया का आपको पता ही है टॉपिक, कि पार्टिकल जस्ट बिकॉज फोर्स 0 हो गया, है ना, वेलोसिटी थोड़ी 0 हो जाएगी। फोर्स 0 बोला पार्टिकल भाई रुक जा, पार्टिकल बोला नहीं भाई मेरे पास मोमेंटम है, मैं नहीं रुक सकता, और इसलिए पार्टिकल मीन पर नहीं रुक पाते, और पार्टिकल आगे चला जाता है। तो जैसे ही पार्टिकल आगे बढ़ता है ना, आगे जैसे ही पार्टिकल बढ़ता है, फोर्स फिर बोलता है अरे यार, फिर उसको वापस लाना पड़ेगा। तो अब सोचते हैं, क्योंकि फोर्स का काम है उसको वापस से, उसको उसी मीन पोजीशन पे वापस लेके आना। तो जैसे ही वो लेफ्ट साइड में एंटर करता है, जैसे वो लेफ्ट साइड में एंटर करता है, हमारा जो फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको अगर वापस लेके आना है, तो फिर से वही कहानी हो जाएगी, अब उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि वो लेफ्ट में चलने लग गया। तो स्लो डाउन करने के लिए ऑपोजिट फोर्स देना पड़ेगा। इस केस में जो फोर्स लगेगा, वैसे पूरे मोशन में फोर्स ऐसे लगेगा उसके ऊपर, और ये फोर्स क्या करता है, उसकी स्पीड को स्लो करता है, स्लो करता है, स्लो करता है, जब तक उसकी स्पीड पूरी क्या ना हो जाए, 0। बट जैसे ही 0 होती है वो रुकता है नहीं, क्योंकि फोर्स तो अभी भी लग रहा है। तो फोर्स अब इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो वो रुक तो गया है लेकिन फोर्स स्टिल इस पर एक्ट कर रहा है। तो वो जो फोर्स है वो पार्टिकल को उठाकर इधर से ले आता है, यहाँ से चलकर यहाँ पर, फिर ये इसको वापस ले आता है, और फाइनली पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है फोर्स की वजह से। लाइक दिस, ये पूरा मैकेनिक्स कह सकते हो या डायनामिक्स कह सकते हो, ऑसिलेशन का होगा। अब इस तरह के ऑसिलेशन कराने के लिए हमें क्लियरली ये दिख रहा है, दो चीजें तो बहुत क्लियर है। फर्स्ट, कि जब पार्टिकल राइट साइड जाएगा ना, तो उस पर फोर्स लेफ्ट लगना चाहिए, वरना वो रिटर्न नहीं आ पाएगा, रिटर्न नहीं आया तो ऑसिलेशन कैसे हुआ। और जब वो लेफ्ट साइड जाएगा मीन के, तो फोर्स राइट साइड लगना चाहिए, वरना फिर रिटर्न नहीं आएगा, फिर लेफ्ट में ही भाग जाएगा वो।
हमें कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो पार्टिकल के राइट साइड जाने पर लेफ्ट में लगे और लेफ्ट में जाने पर राइट में लगे, एंड वैसा फोर्स जो है वो ये रहा। ठीक है, दिस इज द फोर्स जो इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करता है इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है विच इज के कैप, वो जो होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए सम कांस्टेंट या नेगेटिव साइन के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या ऐसे प्रोपोर्शनल की जगह हम बोल देंगे एफ कैप ऑपोजिट टू ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट कैप, है ना, डिस्प्लेसमेंट कैप। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैप क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो हमारा जो फोर्स होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है तो हमारा फोर्स किधर होना चाहिए, राइट साइड, तभी उसको वापस ला पाएगा। बेसिक काइनेमेटिक्स से हम ये चीज समझ सकते हैं। इसलिए हमारा फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हमारे डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। और ऑपोजिट को कैसे शो करते हैं, नेगेटिव साइन से। हम बोल सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है कुछ ऐसा दिख सकता है कि फोर्स की वैल्यू समथिंग माइनस के एक्स, इस तरह से। के इज अ कांस्टेंट जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बाकी ये माइनस साइन जो है वो वही इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से क्या होगा, ऑपोजिट होगा। रही बात मैग्नीट्यूड का, तो वैसे लिखा तो मैंने एक्स है, लेकिन एक्चुअली पावर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है जो अभी राइट नाउ है, बट ये पी भी हो सकता है तब भी काम चल जाएगा, है ना, ये 5 भी हो सकता है तब भी काम चल जाएगा। एनी ऑड नंबर इज पॉसिबल, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक ये नेगेटिव साइन मेंटेन रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन मेंटेन रहेंगे, तब तक ऑसिलेशन करेगा। तो अगर हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन देखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन देखना है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पावर क्या लेना है, 1। तो जब पावर 1 होती है, एक्स की पावर 1 होती है, इस केस में ये जो फोर्स की इक्वेशन आई है इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर, आप ऐसे समझो, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर ऐसा फोर्स लग रहा है तो वो पक्का सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स माइनस के इंटू एक्स लग रहा है तो उसको वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप कह सकते हो ये रिक्वायरमेंट है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक के लिए क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, और ऑल्सो जो उस पर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स क्या होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ये आप कह लो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये जो फोर्स आया है इसको वेरी स्पेशल नाम दिया गया है। दिस फोर्स इज नोन एज, दिस फोर्स जो हमने निकाला है, दिस नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। वेरी ब्यूटीफुल नेम, रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये इसका नाम रीस्टोरिंग फोर्स क्यों पड़ा है वो समझते हैं। देखो, जब पार्टिकल अपने मीन से राइट साइड जाता है ना, तो बेसिकली वो अपने मीन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, बार बार उसको मीन पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे वो राइट साइड जाता है फोर्स उसको लेफ्ट साइड खींच रहा है, और लेफ्ट साइड खींच के उसको कोशिश कर रहा है वापस उसको रिस्टोर करने का मीन पोजीशन पे। दिस फोर्स इज ऑलवेज ट्राइंग टू रिस्टोर द पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन ये मीन वाली है। तो वहां पे बार बार रीस्टोर करने की कोशिश करता है। जब ये पार्टिकल लेफ्ट साइड जाता है तो वापस वही बिहेवियर कर रहा है, जब ये लेफ्ट साइड जाता है तो फोर्स उसको क्या करता है, रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है ना, राइट साइड फोर्स लगा के। तो क्योंकि ये फोर्स जो है बार बार पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एंड शायद आप समझ सकते हो, इसीलिए जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है ये फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि उसने रिस्टोर कर दिया। उसका जो काम था वो क्या था कि रिस्टोर करना। तो जैसे पार्टिकल मीन पे आता है वो जीरो हो जाता है। बट दिक्कत ये है कि वो रुक ही नहीं पाता वहां पे। तो फोर्स तो चाहता है कि वो वहीं मीन पे रुक जाए, बट वो रुक ही नहीं पाता है, मोमेंटम जो है आगे चले जाता है। इसलिए फिर फोर्स राइट साइड लग के कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है। तो दिस इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स which is equal to minus k times x, और जो k है which has also a special name, it's called force constant, force constant।
जो कि न्यूटन पर मीटर में मेजर किया जाता है। आप इसका यूनिट देख सकते हो, न्यूटन पर मीटर। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर एक्स को हमें लिखना है तो एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो हमारा फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट आपका पार्टिकल क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप कि आप अच्छा आइडिया, कंसेप्चुअल आइडिया लगा हो। ऑब्वियसली मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है एसएचएम में, आई कैन मूव ऑन। बट मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स का एग्जांपल दे के लाइक बताना चाहता हूँ कि माइनस के एक्स ही क्यों चाहिए, हमें हमें वो माइनस चाहिए क्यों। आई होप कि नाउ थोड़ा बेटर आइडिया लगाओ कि वो माइनस साइन होना क्यों जरूरी है, कि फोर्स ऐसा ही क्यों होना चाहिए। क्योंकि जैसे वो राइट साइड जाए हमें फोर्स उसको खींच के वापस लेके आए, ताकि वो ऑसिलेशन करता रहे, नहीं तो वरना ऑसिलेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। इससे एक चीज और समझ में आती है जो कि जेई और मेंस और एडवांस में काम आता है, कि हमने एक और चीज पढ़ी है, इक्विलिब्रियम टर्म, है ना। इक्विलिब्रियम तीन टाइप की होती है। इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं फर्स्ट कि जहां पर फोर्स क्या होता है, जीरो, तो विच इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। दूसरी चीज कि जब इक्विलिब्रियम से हम किसी पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और उस पर लगने वाले जो इंटरनल फोर्सेस है उसको अगर वापस लाने की कोशिश करें, चाहे आइदर साइड हो, चाहे इस साइड हो इस साइड हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक से याद हो, इस तरह के इक्विलिब्रियम पे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ऐसी दो और कैटेगरी, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो अनस्टेबल में क्या होता है, पार्टिकल को जब डिस्प्लेस करो तो फोर्सेस उसको दूर ले जाती है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल को जब हम दूर ले जाकर रिलीज करते हैं तो वो अपने आप फोर्सेस, रीस्टोरिंग फोर्सेस उसको उसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये चीज क्लियर है कि ऑसिलेशन तभी हो सकता है जब पार्टिकल जो है, ऑसिलेशन जो है वो उसी पॉइंट के अबाउट हो सकता है जो पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम बिलोंग करता हो। एक तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, साथ में स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये जो फिक्स पॉइंट है, मीन पोजीशन जो है। अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहां ऑसिलेशन नहीं हो सकता। तो अगर कोई एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन कौन से पॉइंट्स पर ऑसिलेशन पॉसिबल है, तो उन सभी पॉइंट्स पर ऑसिलेशन पॉसिबल है जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सबको। और ये फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब क्योंकि एफ को हम इलेबोरेट कर सकते हैं डेफिनेटली, कि हमारा एफ जो है स्टीयरिंग फोर्स है माइनस के इंटू एक्स। रिमेंबर ये माइनस जो है वो डायरेक्शन साइन को इंडिकेट करता है, आप चाहो तो मॉड भी लेके कर सकते हो, बट ये डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस के इंटू के बाय एम इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि आपका एक्सेलरेशन जो है जस्ट लाइक फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो बोर्ड्स में, जो लोग बोर्ड्स भी शायद आपको देना ही होगा, तो बोर्ड्स में अगर इसकी डेफिनेशन लिखना होता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दो पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। देखो ना, जब पार्टिकल राइट साइड जा रहा है तो एक्सेलरेशन या फोर्स लेफ्ट, ऑलवेज मीन पोजीशन। और जब पार्टिकल खुद लेफ्ट में जा रहा है तो फोर्स एंड क्या बोलते हैं, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों राइट साइड, तो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आप उसमें देख सकते हो कि हमारा जो फोर्स और एक्सेलरेशन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, ऑलवेज। तो पहली कंडीशन तो ये, इससे क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, बट इससे सिंपल हार्मोनिक के लिए ये इनफ नहीं है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक होने के लिए ये तो हार्मोनिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो आप बोर्ड्स में लिखोगे, एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये ये दो चीजें लिखनी होती हैं। आज जैसे मोस्ट ऑफ द जेई के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो इसी चीज को याद भी रखते हैं। मैं थोड़ा बोलूंगा, अगर अपने आप को कंसेप्चुअली क्लियर रखना है और सिली मिस्टेक अवॉइड करना है, आप डिस्प्लेसमेंट मत याद रखो, सिर्फ आप ये याद रखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, जैसे इसको लाइटली लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहीं से भी मेजर किया जा सकता है, बट एचएचएम तभी कहलाएगा जब उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर जाए डिस्प्लेस एक्सेलरेशन उतना ज्यादा हो। ये जरूरी है पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आगे चल के कोई एग्जांपल आया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग ये याद नहीं रखते कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, ये ट्रिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट कहीं से भी ले लिया क्या, नहीं, फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड्स में लिखने के काम आता है डेफिनेशन, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में तो काम आ ही जाएगा इस चीज के लिए, समझने के लिए। चलो, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। कुछ टर्म जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ। तो जैसे हम पीरियोडिक मोशन में भी समझा कि कोई भी पीरियोडिक मोशन, चाहे सर्कुलर हो, पेंडुलम हो, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, बहुत सारे है ना, उसमें क्या होता है कि आपका मोशन जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। सेम ऑसिलेशन में भी एंड सिंपल हार्मोनिक में भी। तो ऐसे टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, जिसको हम मोस्टली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जैसे हमने बोला, दिल पे नहीं लेने का, स्मॉल टी भी हो सकता है, टी नॉट भी हो सकता है, टी डैश भी हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू मेंशन कि ऐसा, मतलब ऑसिलेशन कहीं पर अगर हो रहा है, इस ऑसिलेशन रिलेटेड कोई स्टडी हो रही है, एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी और फेज, दो चीजें वेरी ज्यादा मैटर करती हैं और इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, फेज पे भी आएंगे आगे चल के, है ना। फ्रीक्वेंसी, दो चीजें। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, अगर सबसे देसी लैंग्वेज में याद रखना है कि एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, क्योंकि ऑसिलेशन फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक सेकंड में थोड़ा कम हो रहा है, अब थोड़ा और फास्ट कर दिया, एक सेकंड में ऑसिलेशन क्या हो गए, बढ़ गए, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो पर सेकंड जब ऑसिलेशन बढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उस चीज की। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम मोस्टली एन, समटाइम न्यू, समटाइम वी नॉट, समटाइम एफ, सबसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल दिल पे नहीं लेने का। ठीक है, कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा केस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी का भाई साथ में दोनों चलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल फिक्स है, मोस्टली ओमेगा से ही यूज होता है। और उसका रीजन भी है कि ओमेगा ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफाइन की जाती है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है कितना, 2 पाई एफ। अब जैसे टाइम पीरियड की यूनिट जो होती है, टाइम पीरियड का यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड। या और क्या कह सकते हैं, पर सेकेंड के अलावा और क्या बोल सकते हैं, हर्ट। और हर्ट, जनरली हम फिजिक्स में कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनके नेम को एज ए यूनिट यूज कर लेते हैं, हर्ट्स। ठीक है, और समटाइम्स सीपीएस। मुझे कमेंट करके बताओ किसको पता है कि सीपीएस क्या होता है, फटाफट। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर, फटाफट। तो सीपीएस, समटाइम्स सीपीएस ऑल्सो, जनरली आपको अल्टरनेटिंग करंट के टाइम पे देखने को मिलेगा, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म्स, यूनिट्स यूज होते हैं, सब कुछ ऐसा है यूनिट्स में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई एफ। अब क्योंकि एफ जो है वो पर सेकेंड है एंड 2 पाई जो है वो रेडियन है ना, 2 पाई जो है वो हमने रेडियन से मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये रेडियन वाला है कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियन। ठीक है, वो वाला है। और ये है पर सेकेंड।
तो पर सेकंड, ऐसे पर सेकंड। तो टोटल यूनिट कितनी होगी, मतलब इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट जो होगी रेडियंट पर सेकंड, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, तो रेडियंट पर सेकंड। हाँ, उसके बाद लास्ट पॉइंट फेज, लास्ट नहीं लेकिन लास्ट बोल लेते हैं, फेज जो टर्म है। अब फेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो लाइक मैं तुम्हें एक इंस्टेंट में बता दूं या एक लाइन में बता दूं। फेज की फील आने के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, बहुत सारी डेप्थ में एनालिसिस करनी पड़ती है। बट मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें ऑसिलेशन रिलेटेड लाइक क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली सॉल्व करना है फीलिंग के साथ, चलो फॉर्मूला रट लोगे, सब बहुत लोग रट लोगे, फीलिंग के साथ करना है तो फेज समझना बहुत ज़रूरी होता है। फेज नहीं समझोगे तो आपको फील नहीं आएगी। और नॉट टू मेंशन ये फेज की ही अंडरस्टैंडिंग आगे वेव्स में ही काम आती है। अब अगर आपने वेव्स पढ़ रखा है या पढ़ने वाले हो तो यू विल सी कि वेव में हर चीज फेज फेज पे ही डिपेंडेंट है। फेज ये वो ये, उस पे ही सारे सवाल हो रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ फेज जो वेव्स जो होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव्स में, वो सब इस पे डिपेंडेंट। अल्टरनेटिंग करंट में यू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में या तो आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होगे, तो उसमें फेज की नॉलेज इतनी तगड़ी चाहिए कि आपको बता नहीं सकता। मीन्स इन एडवांस के लिए कितना जरूरी। एडवांस के क्वेश्चन अगर फेज की नॉलेज पता ना ऐसे हो जाते हैं, और वही फेज ना पता हो माइंड ही ब्लो हो जाता है कि क्या करना है इस सवाल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेज क्या बताता है, लेट्स आई ट्राई टू, कोशिश करते हैं हम फेज को समझने का। तो फेज इसको मोस्टली फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगेन सिंबल को दिल पे नहीं लेने का। अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो फेज होता है अ क्वांटिटी, है ना, अ क्वांटिटी। अब देखो अ क्वांटिटी जो बेसिकली हमने बनाया है, अ क्वांटिटी विच डिफाइंस या विच टेल्स अबाउट अबाउट स्टेट ऑफ ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है, मेरा याद रखने का तरीका ये, आई होप कि आपको भी ये चीज पढ़ के समझ में आए। चलो मैं इसको समझाने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि फेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा लिटिल मोर टाइम पे स्पेंड करना चाहूंगा। फेज ओके, चलो ऐसे इमेजिन करते हैं, अ, मान लो किसी की हेल्थ की स्टेट जाननी है, होता है ना, बोलते हैं स्टेट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो लेट्स गो फॉर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो हमें किसी की फिजिकल हेल्थ की स्टेट जाननी है कि यार कैसा है। और ओवर द फोन हम उसको देख नहीं सकते, वगैरह वगैरह नहीं कर सकते, हमें ओवर द फोन कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है और उसको चेक करना है। तो अगर आपको किसी की फिजिकल स्टेट के बारे में जानना है, उसकी हेल्थ के बारे में जानना है, तो आप फोन पे क्या क्या पूछोगे उससे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट और ना ही मैं रिलेटेड हूँ किसी में मेडिकल नॉलेज से, बट बेसिक चीज़ें जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जैसे हम पूछेंगे कि पर्सन का ब्लड प्रेशर बताओ, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, ऑक्सीमीटर से चेक करके ऑक्सीजन SO2 कितना कंसंट्रेशन है उसका, है ना। हम बॉडी टेम्परेचर पूछ सकते हैं, हम BP ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हार्ट बीट पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीजें, है ना। हम उसका वेट पूछ सकते हैं कि कितना वेट है, कोई अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर, वेट, बी हार्ट रेट, SpO2 मीटर, है ना, ये सारी चीज जो है वो एक पर्सन के फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी के पर्सन के फिजिकल स्टेट के बारे में जानना है तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही स्टेट मतलब कंडीशन, वैसे वैसे ही अगर मुझे किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की स्टेट जाननी हो, अब इसके लिए तो कोई है ना, ब्लड ब्लड ये सब तो होगा ही नहीं अपना, कि BP पूछ रहे हैं, ब्लड प्रेशर वो सब।
ऑसिलेटिंग पार्टिकल का फेज पूछने का स्टेट पूछने का मतलब है कि हम उसकी कंडीशन जानना चाहते हैं। तो उसकी कंडीशन किस किस चीज से पता चलेगी, जैसे कि फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड अगर जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीजें, वेट, ये सब देख रहे हैं, तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल के लिए क्या देखेंगे? पहला चीज पोजीशन, कहाँ है भाई वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑसिलेशन में कहाँ पर है, मीन पोजीशन से कितनी दूर है, किस साइड है, लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ है वो पोजीशन, उसकी स्टेट बताएगा। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी में दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ही बताएगा कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है उस मोमेंट पर, स्टेट क्या है ना, उसकी स्पीड कितनी, कितना फास्ट जा रहा है वो, 10 से 20 से 50 से। और फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है या कितना एक्सेलरेशन है उसके पास राइट नाउ, उसके ऊपर कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा, 20-30 हजार न्यूटन। ये सारी चीजें, तो पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन या फोर्स जो है, ये आपके किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की स्टेट बताते हैं कि वो किस कंडीशन में है राइट नाउ। और इन्हीं चीज को पता करने के लिए, किसी पार्टिकल का अगर मुझे स्टेट निकालना है तो वो फेज कैलकुलेट करके पता किया जा सकता है। अगर आपको, मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टिकल का फेज पता है तो आपको ऑसिलेटिंग पार्टिकल का स्टेट पता है। स्टेट मतलब एवरीथिंग अबाउट दैट पार्टिकल, पार्टिकल कहाँ पर है, किधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, और कितना फोर्स लग रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाता है इफ यू नो द फेज। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर हीट में एक टॉपिक आता है ना, फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब क्या होता है? स्टेट चेंज। तो फेज मतलब ही स्टेट है, मतलब। तो फेज आपको एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमने बनाई है जो बताता है स्टेट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ये समझना, लाइक क्यों बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, कि फेज अगर नहीं आता तो बहुत सारी फील नहीं आएगी आपको ऑसिलेटिंग पार्टिकल की, क्योंकि ऑसिलेटिंग पार्टिकल का स्टेट जो है वो फेज से पता चलते हैं। ठीक है, चलो, तो फेज की बेसिक डेफिनेशन ये हो गई। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं, वो सारे डिस्कशन करेंगे। बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टफ जो आगे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थीम जो मैं एज अ क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करूंगा, विच इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, जिसको सिंबल वाइज मोस्टली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमन डेफिनेशन, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ लोग ऐसे याद रख सकते हैं, बट मैं, जैसे मैंने बोला, ये याद रखना कोई बुरी, गलत नहीं है। बट अगर जेई मेंस और एडवांस लेवल की चीजें अचीव करनी है तो याद रखना पड़ेगा फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि आपने अगर कहीं और से मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया फिर कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारा ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा है दो पॉइंट के बीच में, ये रहा हमारा ऑसिलेशन का पॉइंट, यहाँ पर है हमारा मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूर पार्टिकल जा सकता है? तो पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम सिर्फ यहाँ तक जा पा रहा है। क्यों जा पा रहा है? जैसे मैंने बताया, थोड़ी स्पीड जीरो हो जाती है ना वहां पे जाते ही, तो आपको पता ही है कहीं ना कहीं स्पीड जीरो होती है, तो स्पीड जीरो हो जाती है तो इससे दूर जा ही नहीं पा रहा ना। फोर्स इसको खींच के वापस ले आता है, रिस्टोरिंग फोर्स खींच के इसको वापस ले आता है। तो इसलिए ये पॉइंट कहलाता है, यहाँ तक ये मैक्सिमम जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आती है ये एम्पलीट्यूड कहलाती है, मीन से इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम बुलाते हैं, ऑब्वियस रीजन की वजह से, क्योंकि एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पॉइंट। वैसे ही दोनों साइड होगा क्योंकि इस साइड भी जाता है, तो मीन पोजीशन से कितनी दूर जा रहा है ना, कितनी दूर ये जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि इससे दूर नहीं जा पा रहा है? क्योंकि स्पीड जीरो हो जाती है ना, अपने आप फोर्स जो होता है इसको खींच के मीन की तरफ ला रहा होता है, तो स्पीड जीरो हो जाती है, तो ये डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। रिमेंबर, इसको नेगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नहीं बोलते। ठीक है, टेक्निकली एम्पलीट्यूड इज अ डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गया,
तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड अगर बोलते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो ये बताता है मीन और एक्सट्रीम के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, विच कैन ऑल्सो बी नोन एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। तो आगे चल के कोई अच्छे सवाल आएंगे ना, जब जैसे ये मेंस और एडवांस में जो अच्छे सवाल आते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप एम्पलीट्यूड निकालो, तो आपको पता है थॉट क्या बिल्ड करना है। आप ये थोड़ी करोगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन निकालते नहीं, आप ये थॉट रखोगे कि पहले लगाते हैं मीन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, कुछ अगर रेयर क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये सोचते हैं पहले एम्पलीट्यूड निकालना है, पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकाले? अरे मीन कैसे निकाले, इस सवाल पे तो अब तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मीन कैसे निकाले भाई? फोर जीरो रखे, फोर जीरो जहाँ पे हो रहा है वही मीन है, वो तुरंत आपका निकल जाएगा। और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कैसे निकाले? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट एक्सट्रीम का एक केस हमें पता है जो कई सारे क्वेश्चन में आता है, जहाँ स्पीड जीरो हो रही, ढूंढो ना। हाँ स्पीड जीरो हो रही, कहीं तो कुछ तो लिखा होगा सवाल में, स्पीड जीरो हो रही, उससे एक्सट्रीम मिल गया। अब दोनों का गैप देख लो। दैट is how you find the amplitude in most of the cases. ऑब्वियसली सवाल आने को तो हजारों तरीके से हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके यूज किया जा सकता है, बट एक थॉट तो रख सकते हैं हम लोग कि एम्पलीट्यूड पूछा तो ऐसे निकालने हैं। चलो तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज, है ना, बोल्ड लेटर में फेज, एम्पलीट्यूड। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो क्या क्या रिलेटेड इक्वेशन जो है हमें याद रखनी, ठीक है, रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारा जो फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? माइनस के इंटू एक्स। माइनस, रिमेंबर, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। जो के है वो आपका क्या कहलाता है? फोर्स कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं अभी चलो क्लियर कर देता हूँ अभी ये पॉइंट के बाद कि दोनों में क्या डिफरेंस है, या फॉर्मूला दिखने में सेम है ना। कुछ लोग अभी इस पॉइंट पे आ गए होंगे, सर ये कि आप रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोल रहे हो उसको बार बार, ये तो हमारा स्प्रिंग फोर्स ही है ना। यही बोलोगे तुम लोग कि स्प्रिंग फोर्स ही तो लग रहा है सर ये। यस, दिखने में ये जरूर स्प्रिंग फोर्स लगता है, बट ये नहीं, ठीक है। तो वो मैं भी क्लियर करूंगा दोनों में डिफरेंस। दिस फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन, जैसे अभी लिखा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा माइनस की बाय एम। अब जो एक के बाय एम कांस्टेंट आ रहा है ना, के और एम मास कांस्टेंट है ही। अब कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो मास तो चेंज हो नहीं जाएगा, के भी कांस्टेंट ही है, तभी तो इसका नाम फोर्स कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर एसएचएम के लिए। तो ये दोनों रेशियो कांस्टेंट है, व्हाई नॉट इसको एक नया नाम दे दिया जाए कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डिफाइन की जाती है के बाय एम। तो ओमेगा की खुद की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट के बाय एम। और जो कि हमारा ओमेगा, जैसे हमने बताया, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो किसी भी एसएचएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? के बाय एम। अब रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो ये सोचने मत बैठ जाना कि अब कहाँ से आएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, है ना, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, जिससे ये फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। और हमें ये भी पता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी आ गया, ये कोई नई बात थोड़ी है कि टाइम पीरियड भी आ गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। ये चाहो तो तुम कर सकते हो, तो 2 पाई ओमेगा, बोथ वर्क, ठीक है, दोनों काम कर जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू एसएचएम में 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। आगे चल के अभी इसको फॉर्मूले की तरह लिखेंगे ही हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो होता है 2 पाई एम बाई के, ठीक है। ये याद रखो, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही याद हो जाएगा, बट ये भी याद, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। इसके बाद आगे आगे आते हैं। अब एक्सेलेरेशन को क्या लिखा जा सकता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट, इस माइनस को उस साइड लेके आ गए तो क्या बन गया? प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को। तो ये आपके आगे एक वेरी क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग इक्वेशन, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये जो इक्वेशन है, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये फोर्स के फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बोलते हैं जो इक्वेशंस, जैसे बायनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन होता है। जब कोई भी हमारी इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होती है, जैसे ये देख लो ना, डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, and this equation is known as in our syllabus as differential equation of simple harmonic motion। आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर होते हैं, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। जिसमें ये वाला जो कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, जो भी ये कांस्टेंट आता है ना एक्स के सामने, ये कांस्टेंट जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। तो जो भी ये कांस्टेंट दिया होगा सवाल में, वो आपका सीधा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर उसको बराबर रख देना और सॉल्व कर लेना, उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो इक्वेशन है, ये काम आता है जब हमें ये इक्वेशन को थोड़ा इलाबरेट करें, तो ये इक्वेशन क्या बता रहे हैं? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको उधर ले जाओ तो, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ये एचएचएम में ये होता है, कोई भी पार्टिकल अगर एचएचएम करता है तो वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा फॉर 100% श्योर। अगर कोई पार्टिकल ऐसे कोई लाइक हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेट्स से कोई भी मोशन कर रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ एक्स के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअली चेक करने के लिए यूज की जा सकती है कि हमारे पास अगर गिवन इक्वेशंस हैं तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। उसको यूज किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास चेक करने के लिए हम ले लेते हैं। तो मान लो चेक करना है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी। मैंने थोड़ा सा पहले ही बड़ा ले लिया टर्म, ऐसा कुछ इक्वेशन। वी हैव टू प्रूव कि ये जिस भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है या नहीं करना है, ऐसे दोनों में से एक। तो ये चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी, बेसिक डिफ्रेंशिएशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को आता है, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, एंड जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाते हैं, है ना, प्लस या माइनस, आगे चल के ये आप लिख लेते हैं अलग से, बी कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अभी ऐसा कुछ आ रहा है, अभी लग तो नहीं रहा कि बीच में तो नहीं पता चलता है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा करके देखना ही पड़ता है, इसलिए एक डिफरेंशिएशन नहीं, एक और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तुम लोग कर पाओगे। अगर खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो रोक के ट्राई कर लो, ठीक है। मैं आगे लिख रहा हूँ इसको। तो इसमें अब ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये ऑलरेडी माइनस था, बी ओमेगा कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा, अरे ओमेगा कॉस ओमेगा टी,
ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। देखने में लग तो नहीं रहा कि ऐसे तो हो रहा है, कुछ एक्स आना चाहिए था। मेरा तो ये है ना कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव एक्स एक्स आना चाहिए था, ये तो पता नहीं क्या ही आ गया। शुरुआत में मे भी ऐसा फील हो सकता है, बट लेट्स यूज द शक्तियों, जो हमारी शक्तियां, मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो ए ओमेगा स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो लेट जस्ट रिमूव स्क्वायर। दोनों जगह से माइनस भी आ रहा है, तो थोड़ा माइनस भी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना। और क्या बच रहा है यहाँ पर, क्या बचा? ए साइन ओमेगा टी प्ली कॉस ओमेगा टी। और आप देखो, अरे ये तो यही है भाई साहब, है कि नहीं है कि नहीं? ये जो x है, ये तो यहाँ पर आ गया, यही तो भाई साहब है। तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हेंस प्रूफ। ये जो फंक्शन है, जिसका भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जिसका भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और देखो, ये जो कांस्टेंट आता है, ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब हमारे इस टाइम पे जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा के बराबर ही है। मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है, तो इक्वल टू ओमेगा। मतलब ठीक है, मैंने वो शुरू में ही ओमेगा ले लिया था, तो वो मैं कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हो। सेकंड, वाई, क्या कहते हैं, बार बार एक्स ले रहे हैं, आदत पड़ जाती है, तुम लोग रट ही लेते हो कि एक्स में ही होगा। जरूर थोड़ी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स में ही हो रहा है भाई, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो लेट्स से हम कुछ और वाई का फंक्शन ले लेते हैं। वाई इक्वल टू समथिंग पी, कुछ भी रैंडम, पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस, या वाई कॉस, कुछ भी ले सकते हैं, टू साइन ओमेगा टी, ऐसे ले लें। दिखने में काफी सिमिलर है, पहले वाले की तरह ही है। तो लगता है यार पहले वाला था तो ये भी होगा, ये लगता है। चेक करना चाहिए हमें, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है यार, कि यहाँ पे 2 ओमेगा है, पहले यहाँ पर ओमेगा था सिर्फ। क्यू साइन 2 ओमेगा टी। चलो करके देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्योंकि हम y को प्रूव करें, तो y का डबल, पहले एक सिंगल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर डबल पे आ जाते हैं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन, तो p ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ से भी q 2 ओमेगा, बिकॉज 2 ओमेगा है वहाँ पे कोएफिशिएंट, कॉस ओमेगा टी। हम करते हैं, तुम ये ना बोलो कि सर आपने साइन कर दिया इसलिए अलग आ रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कॉस ही ले लेता हूँ, ना पिछले बार की तरह। ऐसा ना बोलो फिर कि सर आपने साइन लिया इसलिए अलग आ रहा है। मैं सेम ले रहा हूँ, बस वो 2 ओमेगा की है, बाकी और कुछ नहीं है ना। पी और क्यू तो सेम ही है, ए और बी की तरह। ठीक है, तो मैं कॉस ही लेके करता हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा कुछ अलग कर दिया मैंने। तो क्यू कॉस का डिफ्रेंशिएशन -2 ओमेगा साइन ओमेगा, सॉरी, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अभी भी नहीं लग रहा, जैसे पिछली बार भी नहीं लग रहा था, बट हमें पता है कि हमें करके आगे देखना है, अपने आप शायद आ जाए। तो एक लास्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ से किया, तो पी ओमेगा स्क्वायर माइनस में साइन नेगेटिव साइन ओमेगा टी। कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन आ जाएगा नेगेटिव के साथ, और ओमेगा बाहर आ गया इसलिए ओमेगा स्क्वायर, जैसे पिछली बार हुआ था। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, 2 क्यू ओमेगा स्क्वायर। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से एक और ओमेगा आएगा, एक्चुअली 2 ओमेगा आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 क्यू ओमेगा स्क्वायर साइन का स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। अभी भी नहीं दिख रहा है, बट पहले भी नहीं दिख रहा था, तो शायद लग सकता है थोड़ा सा मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन तो आ गया। ठीक है, फिर अंदर क्या बचा? नेगेटिव भी कॉमन आ गया। भाई साहब काफी मैच कर रहे हैं, तो अभी नेगेटिव और कांस्टेंट तो आ ही गया है। अब आगे देखें, पी साइन ओमेगा टी प्लस 4 क्यू कॉस ओमेगा 2 ओमेगा
2 ओमेगा टी, है ना, यही आ रहा है। तो अब ये क्या y के बराबर है, क्या y के बराबर है, क्या y के बराबर है, लिख, लग रहा है y के बराबर है? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज नॉट proportional proportional टू नेगेटिव y। इसका मतलब ये पार्टिकल जो भी है जिसका भी डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, इट्स नॉट सिंपल हार्मोनिक। बट एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि दिस इज पीरियोडिक, तो ये हार्मोनिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं, ठीक है। ये ऑसिलेशन तो है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, बट ये सिंपल हार्मोनिक नहीं। सिंपल हार्मोनिक होने के लिए हमारा जो ये टर्म्स आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो अप होनी चाहिए। चलो मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा और आपको थोड़ा और बताऊंगा, क्योंकि हमें इसके रिलेटेड क्या बोलते हैं, हमें एसी एलसी ऑसिलेशन बहुत सारी चीजें करनी जरूर। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है, हम बोलेंगे कि वो क्वांटिटी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। एनी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, करंट, वोल्टेज, चार्ज, एनीथिंग, एनी क्वांटिटी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे वो क्वांटिटी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे कि इन जनरल वी कैन राइट, है ना, इन जनरल वी कैन राइट फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। आई एम नॉट सेइंग मोशन, क्योंकि मोशन तो सिर्फ पार्टिकल्स करते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो या ऐसी, अगर कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, रैंडम क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, लेट्स से के, तुम कंफ्यूज ना हो, तुम बोलो सर के तो कांस्टेंट है, कुछ भी मतलब पी ले ले तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नेगेटिव पी के। हम बोलेंगे कि पी इज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली, सिंपल हार्मोनिकली, सॉरी, पी इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। जैसे अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऐसा आ जाता है, विल से कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। जैसे एसी में अल्टरनेटिंग करंट में करंट ऐसे ये सेटिस्फाई करता है, जो करंट जो होता है ना वायर में, वो इस तरह सेटिस्फाई करता है, तो उसमें करंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। वोल्टेज भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। एलसी ऑसिलेशन में चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इसको सेटिस्फाई करती है, तो चार्ज भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए इसका ध्यान रखें कि इन जनरल ये यूज किया जा सकता है अलग अलग चैप्टर्स में। अगर डिस्प्लेसमेंट करता है, अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, ये तीनों सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं, तो हम ऑब्वियसली इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू जीरो, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और जैसे आपको पता ही है कि हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता ही है, ठीक है, या सोल्यूशन होता है या फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका भी वैसे ही सोल्यूशन आता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व तो करना नहीं सीखोगे अभी तुम जेई सिलेबस में, बट हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो राइट नाउ एट दिस पॉइंट हम सिर्फ इसका सोल्यूशन याद रख सकते हैं, जो कि रखना है आपको, एसी में भी काम आएगा, ईएमआई और एलसी ऑसिलेशन में काम आएगा, कि इस तरह का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए कभी भी, तो इसका सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू, जो आता है यहाँ पर सम कांस्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि ए ही आता है, बट सम कांस्टेंट, जो कि ए लिख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस अनदर कांस्टेंट, दिस इज द सॉल्यूशन। आप कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम कांस्टेंट सिंपल हार्मोनिक में ए और फाइन नॉट लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे चल के वो एम्पलीट्यूड बनेगा और ये फेज कांस्टेंट बनेगा। बट आप ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल, वो साइन वेव के फंक्शन में आता है, मतलब साइनोसोडियली वेरी करता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। अगेन, जो लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस के, वो ये याद रखेंगे
क्योंकि गलती यही तो होती है कि एवरेज स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट में एवरेज याद रखता है कि डिस्प्लेसमेंट है, स्मार्ट याद रखता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर स्मार्ट हो ना तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन याद रखना पड़ेगा। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, फाई नॉट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। आगे चल के इस पे भी आएंगे हम लोग, फेज कांस्टेंट। या जैसे कि केमिस्ट्री में मेंशन कर रहा है एपॉक, ये नाम है अलग से दे रखा है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, अब बस नाम याद रखो, एपॉक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है किसी भी टाइम टी पर, अगर इसको हम प्लॉट करें तो हर जब भी कोई क्वांटिटी हम लोग करेंगे तो उसका ग्राफ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन है, तो इसमें अगर ड्रॉ करते हैं तो फाई कांस्टेंट अभी के लिए 0 से शुरू करें, ठीक है, 0 फाई के लिए, ठीक है। 0 फाई के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, आई टेल यू जैसे हम फेज पढ़ेंगे कि 0 फाई कब आता है और उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग। तो इस तरह से आपका साइनसोडियल वेरिएशन आ जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये जो क्वांटिटीज हैं अगर हम मार्क करें तो ये वाला पॉइंट, ये आपका प्लस एम्पलीट्यूड ए डिस्प्लेसमेंट में, माइनस एम्पलीट्यूड। गोगे सर आपने अभी बोला कि एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, बात सही है, एम्पलीट्यूड थोड़ी नेगेटिव लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए के बराबर है तो वो तो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मीन से स्टार्ट हो रहा है, मीन से एक्सट्रीम पे गया वहां तक पहुंचा, फिर रिटर्न आके वापस मीन पे आ गया, तो ये आपका हाफ ऑसिलेशन हो गया भाई साहब, हाफ ऑसिलेशन हो गया T/2, आधा ऑसिलेशन यहाँ तक। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है एक्सट्रीम पर लेफ्ट साइड में, एंड फिर वापस रिटर्न आता है मीन पर, तो ये आपका क्या होगा, फुल ऑसिलेशन। इसके बाद तो रिपीट होगा। मैं नहीं कह रहा ग्राफ यहाँ खत्म हो जाता है, कई लोग सोचते हैं कि ग्राफ ही यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि बुक्स में यहाँ तक ही दिया होता है, आगे तक दिया नहीं होता। याद रखना ये कंटिन्यू रहेगा ना, ये थोड़ी खत्म हो जाएगा, ये तो आप जहां तक चाहो बना सकते हो, बट ये कि इसके बाद रिपीट होगा। तो जहां से ग्राफ अपने एग्जैक्ट फंक्शन को रिपीट करना शुरू कर देता है, हम उस चीज को टाइम पीरियड बोलते हैं, तो ये टाइम पीरियड है, इसके बाद एग्जैक्ट रिपीट होगा, ठीक है। बाकी और टाइम्स मेंशन करना हो तो आगे चल के जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मीन से एक्सट्रीम जाने को हम 1/4 ऑसिलेशन बोलते हैं, T/4 टाइम लगता है। वैसे यहाँ पर भी ये 3T/4, ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आप याद रख सकते हो कि अगर वो मीन से शुरू करता है, जो कि तब होगा उस केस में फाई नॉट भी 0 आएगा, अगर वो मीन से शुरू करता है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो मीन से एक्सट्रीम T/4 में, एक्सट्रीम से वापस मीन T/2 में, फिर वापस नेगेटिव एक्सट्रीम T/4 टाइम पर, और T टाइम पर कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। चलो तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टर्म बात करेंगे हम वेलोसिटी इन एसएचएम, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो आ ही गया था, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन के रिस्पेक्ट में, मीन को रेफरेंस लेके है, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मीन पॉइंट है, तो वेलोसिटी आ गया dx/dt। जब इसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, तो और ओमेगा बाहर, तो ये आ गया वेलोसिटी की इक्वेशन। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन, वेरी टाइम रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, तो किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी होगी वो आप इस फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हो, विच इज ऑब्वियसली अ कोसाइन फंक्शन। और यहां से आप देखोगे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, विच इज मैक्सिमम कितनी स्पीड या वेलोसिटी हो सकती है।
तो हमें पता है कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। तो कॉस की वैल्यू अगर 1 हो सकती है, इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना बचा है ए ओमेगा। और ये किस पॉइंट पे होता है, मतलब नॉट टू यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट पर ऐसा होता है। अगर हम अपने इस पॉइंट पे डिस्कशन पे आए, अगर आपको यहाँ पे याद हो कि जब ये मीन से दूर जाता है तो स्लो डाउन होता है, फाइनल एक्सट्रीम पे जाके क्या हो जाता है 0। फिर एक्सट्रीम से जब रिटर्न करता है तो एक्सेलरेट करता है। तो देखो मीन से दूर गया, स्पीड स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन 0। फिर एक्सट्रीम से वापस आया, स्पीड बढ़ रही है स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और मीन पोजीशन तक बढ़ ही रही थी। फिर मीन से और आगे जाता है तो फिर स्लो डाउन, फिर स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन फिर 0। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ हुई भैया, कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड हुई? तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे हुई, मीन पर। मीन पर सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है पार्टिकल की, और सबसे कम स्पीड होती है वो भी यहीं से देख लो कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे, इधर और इधर दोनों एक्सट्रीम पे सबसे कम स्पीड होती है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे और ढंग से याद रखेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, और सिर्फ ये याद नहीं रखना ए ओमेगा, मैक्सिमम मीन पोजीशन पे ये ओमेगा मैक्सिमम, और मिनिमम ऑब्वियस सी बात है एक्सट्रीम पर, जो कि इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं एक इक्वेशन पे जो होता है, ये तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे। बट अगर हम वेलोसिटी और एक्स में इक्वेशन बनाना चाहें, वी वर्सेस एक्स रिलेशन, ठीक है, कि वेलोसिटी किसी डिस्प्लेसमेंट पे कितना है डायरेक्टली, कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, आप चाहो तो ऑन द स्पॉट हमेशा डिराइव कर सकते हो, याद रखना ज्यादा बेटर है। आप क्या करो, ए को इस साइड ले आओ नीचे एक्स के, तो एक्स बाई ए बन जाएगा। ए ओमेगा को वी के नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, वी बाई ए ओमेगा बन जाएगा। अब क्या करो, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो इस साइड स्क्वायर करो तो ये बचेगा साइन स्क्वायर, ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और ये बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और दोनों को ऐड कर दो। तो हमने पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया, तो इस साइड देखो, इस साइड क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर बाय क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड बची है, और इस साइड कितना बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यू गेट दिस ब्यूटिफुल फॉर्मूला बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसको थोड़ा सा मैथ की शक्तियों का यूज करके मैनिपुलेट कर दोगे, यू विल गेट दिस रिलेशन। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज v वर्सेस एक्स रिलेशन। बहुत काम आता है, जितना वो टाइम वाला काम नहीं आता उतना उससे ज्यादा काम ये आता है। तो अगर आपको किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पर ये निकालना है कि कितनी स्पीड है, तो वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें साथ में अगर हम इसके ग्राफ भी प्लॉट कर लें, तो पहले v वर्सेस t का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो v वर्सेस t का ग्राफ आएगा कोसाइन फंक्शन। तो अगर मैं फाई को 0 मानते हुए, सॉरी फाई नॉट को 0 मानते हुए ड्रॉ करूं, तो ये देखो कोसाइन फंक्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला बनाना है v वर्सेस x में, सारे ग्राफ पूछ लेते हैं ना, आपको ग्राफ याद होना चाहिए। तो v वर्सेस x में तो ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ना, तो ये वाला v वर्सेस x का इक्वेशन। और थोड़ी बहुत अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आपको ये दिख जाएगा कि किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इलिप्स वाला जो चैप्टर है, तो आप याद रखो कि ये इलिप्स की इक्वेशन, जब तक नहीं हो जाता तब तक आप याद रखो कि v वर्सेस x का जो रिलेशन है वो इलिप्स, आपका इलिप्स की इक्वेशन आती है। और इस इलिप्स की इक्वेशन में जो होता है, इलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों साइड में,
तो v के साइड पर ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है ये है ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा और इधर माइनस ए ओमेगा, जो कि इस इलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस भी बन जाती है कंसीडरिंग ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। और इस साइड दोनों साइड जो बन जाती है वो प्लस ए और इधर बन जाता है माइनस ए, जो इसके एक्सट्रीम है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू। तो जो कि ए जो हो जाता है वो आपका सेमी माइनर एक्सिस बन जाता है इस इलिप्स का, जो कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप वेलोसिटी अच्छे से आपने पढ़ लिया, समझ लिया उस चीज को। एक्सेलरेशन सेम तरीके से, वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ओमेगा टी प्लस पाई तो सेम ही रहेगा, ओमेगा टी प्लस पाई सेम रहेगा, ओमेगा एक बाहर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी गेट दिस इक्वेशन विच इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी टाइम रिलेशन, ठीक है। और यहां से कुछ चीजें पता चलेंगी, इंटरेस्टिंग चीजें, क्योंकि साइन की वैल्यू तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ओमेगा, ये दिख रहा है यहाँ से, ए ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर ए ओमेगा स्क्वायर थोड़ी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ना, तो ऐसा समझो बच्चों कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग अगर हम बोले कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है इन मैग्नीट्यूड, तो वो तो ए ओमेगा स्क्वायर ही होगा ना। तो ये कंफ्यूज मत हो कि माइनस कहाँ पे चला गया, ठीक है। माइनस साइन ये बता रहा है डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें कि मैक्सिमम कितना हो सकता है तो आएगा ए ओमेगा स्क्वायर। और किस पॉइंट पर आएगा, देखो है ना, किस पॉइंट पर आएगा। मैं फिर से पुरानी स्लाइड को, ठीक है, ये हमने समझा था पूरा मैकेनिक्स जो है उसका। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि पार्टिकल जितना दूर जाता है मीन पोजीशन से, उस पर फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये फोर्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से जितना दूर जाता है फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। तो जब वो सबसे ज्यादा दूर होगा तो फोर्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा दूर वो कहां तक जा सकता है, एक्सट्रीम पर। तो सबसे ज्यादा स्पीड, सॉरी एक्सेलरेशन कहां पर होगा, एक्सट्रीम पर, विच इज ए ओमेगा स्क्वायर, जो हमने अभी सॉल्व किया। दोनों एक्सट्रीम पे, बस साइन का जरूर फर्क पड़ेगा। अगर मैं साइन यहाँ पे आपको शो कराऊं, तो इस पॉजिटिव एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर होगा, साइन की वजह से नेगेटिव, लेफ्टवर्ड, अगर आप लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हो तो, ठीक है। और इस नेगेटिव एक्सट्रीम पर, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज तो उतना ही आना है, बट डायरेक्शन वाइज राइटवर्ड तो पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का वो है, ऑब्वियसली वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप याद तो रखोगे मैक्सिमम इतना होता है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम एक्सेलरेशन जीरो कहां पर, मीन पर। कैसे मीन पर जीरो हो गया, मीन पर आपका फोर्स ही जीरो हो जाता है। ये तो फोर्स की खासियत है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो फोर्स भी जीरो, क्योंकि फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। तो मीन पोजीशन पे सबसे कम आपका एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जीरो। अब रही बात इक्वेशंस बनाने की, तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। आप नोटिस करोगे कि यहाँ ए और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो वो सेम आपके डिस्प्लेसमेंट की तरह है। तो अगर ओमेगा स्क्वायर छोड़कर उसको एक्स से रिप्लेस कर दूं, यू गेट दिस। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। तो इसको हम याद रखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स रिलेशन, ठीक है। और अगर हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, कभी कभी कुछ रेयर क्वेश्चन में अगर ये आपको पूछ लेते हैं या इक्वेशन ही पूछ लेते हैं,
तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। देखो नहीं, अगर तुम याद नहीं रखना चाहते तो समझ लो, v के नीचे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, a ओमेगा यहाँ पर, और वहां पे बचेगा सिर्फ cos। a के ये वाला टर्म a के नीचे चले जाओ तो ये आएगा a ओमेगा स्क्वायर। चलो कोई ना, तुम्हें माइनस लेना माइनस ले लो, आ गया। तो इधर क्या बचा, साइन। अब दोनों को स्क्वायर करो तो इधर ये वाला पूरा टर्म स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर ये वाला टर्म स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इधर की स्क्वायर होकर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर। अब ऐड कर दूं तो राइट हैंड साइड तो कितना बन गया, 1। राइट हैंड साइड कितना बन गया, 1। और लेफ्ट में क्या बचा, ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर, ओमेगा की पावर रेज टू 4, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर 4 हो गया। वेलोसिटी वी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो इससे आपको एक फॉर्मूला बन गया। अब रही बात ग्राफ की, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो साइनोसोडियल ग्राफ है, साइन का कर्व है, बट नेगेटिव में देख रहे हो, माइनस साइन। तो अगर हम फाई 0 लेते हैं, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, फाई कॉन्स्टेंट 0 ले, तो हमारा ग्राफ जो होगा साइन ग्राफ को उल्टा होगा। तो इफ रिमेंबर, साइन ग्राफ ऐसे होते हैं, साइन ग्राफ ना ऐसे होता है। इसका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये होगा जो पार्ट पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में चला जाएगा, और जो पार्ट नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इसलिए ग्राफ ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव माइनस साइन का ग्राफ ये। ठीक है, एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। सही पहचाने, स्लोप जो कि नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव स्लोप हैविंग 0 y इंटरसेप्ट का ग्राफ कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ जस्ट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से ये ग्राफ। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है तो बहुत इजीली आप लोग बना सकते हो। क्या आप बता सकते हो कैसा आएगा ग्राफ, अगर मैंने ग्राफ बनाया एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, सोचो कैसा आएगा ग्राफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, कौन सी इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, फटाफट कैसी इक्वेशन आएगी, इलिप्स की इक्वेशन है। तो ग्राफ भी इलिप्स का आएगा, तो इलिप्स का ग्राफ बना देते हैं हम लोग। तो वर्टिकल इलिप्स ऐसे आ जाएगा, याद रख लो। जब तक आप लोग इलिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेते तब तक आप याद रखो इसके इलिप्स का। तो तीनों ग्राफ with respect to time, with respect to displacement, with respect to velocity। वेरी गुड, सब कुछ सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म जिसके ऊपर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर लेते हैं, तो हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लास्ट पॉइंट इज फोर्स। ठीक है, तो हमें पता है, ये हमने पहले भी डिस्क्राइब कर लिया इन एसएचएम, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो कितना होता है, माइनस के एक्स। ठीक है, इस फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेलेरेशन पता है तो जैसे आप इसको इलाबोरेट करके लिख सकते हो, जैसे एक्स को हमने अभी निकाला है ना, एक्स हमने क्या निकाला अभी, ए साइन ओमेगा टी, तो ये आपका फोर्स आ जाएगा किसी भी टाइम टी पर। वैसे तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट लिखना ही पड़ गया, टाइम के रिस्पेक्ट में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, तो एक्स को पुट कर देना। इसलिए मेरा सजेशन नहीं है, ऑब्वियसली ये याद करो, तुम याद तो माइनस के एक्स ही रखो, एक्स पता ही है तुम्हें, टाइम के लिए पुट कर देना उसको। तो बट आप कैसे लिख सकते हो, अगर चाहो तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन से लिखना चाहो, और एक्सेलेरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से भी लिख सकते हो आप, तो फोर्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे आपको पता ही है कि ये जो वैल्यू है ये के है, तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है। हमने वो तो कांस्टेंट बनाते टाइम ही देखा था। तो आप भी इसको सवाल में यूज कर सकते हो, जहां जहां के हो वहां वहां लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, के ए, और ये वही मैक्सिमम होगा जहां एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है। कहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे बाबा, इतना तो हमें पता चल ही गया अब तक, एक्सट्रीम पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम, मीन पर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बाकी तो रही बात इसके ग्राफ की, तुम सारे इसके जो ग्राफ हैं
वो एक्चुअली आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का ग्राफ और फोर्स का ग्राफ सेम आएगा, सेम आएगा। वाई सेम आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन एंड फोर्स सेम ही होते हैं, डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा चेंज होगा, बट ग्राफ का वेरिएशन तो सेम ही आएगा। तो जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ेगा, उस तरह की। चलो, तो पार्ट अपने इस वन शॉट रिविजन का पार्ट 1 यहीं पे फिनिश करते हैं। पार्ट 2 हम लोग इसके अंदर जब इससे रिलेटेड अब सभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करना है वो भी लिखेंगे। आप अपने कोई भी डाउट्स आता है वो कमेंट में लिखो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कवर करता हूँ आपके डाउट्स को भी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टू ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट पार्ट।